ओके, नमस्ते सभी को जो भी मेरे भाई बहन ये वीडियोस देख रहे हैं। तो आज चालू करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें चैप्टर नंबर 8। ओके, तो इस चैप्टर में पहले बता देता हूँ दो चीज़ें हैं, इंडेमनिटी और गारंटी। ओके, तो पहले हम सेक्शन 124 एंड 125 कवर करेंगे। उसमें है इंडेमनिटी के बारे में। ओके, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जितना भी है सब उसमें अपना कवर हो जाएगा। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, पहले तो कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज। ओके, और उसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे कि इसके एसेंशियल पॉइंट्स क्या क्या है। ठीक है, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए इसमें एसेंशियल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन लेंगे कुछ डीपली अच्छे से एग्जांपल्स, जिससे अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, तो पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज से चालू करते हैं अपन। ओके, तो सेक्शन 124 में पहले हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसमें पूरा डिफाइन कर रखा है। अब इंडेमनिटी शब्द का मतलब क्या है, तो पहली चीज़ तो ये अपन जान लो कि इंडेमनिटी और गारंटी ये दोनों चैप्टर 8 में कवर हुए हुए हैं। ये दोनों मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन। ओके, ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन पे बेस्ड हैं ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन का मतलब इसमें इंडेमनिटी में इस चीज़ का कैसे रिलेट करेंगे अपन। इंडेमनिटी का मतलब ये हुआ कि अपन इसको पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन को इंडेमनिटी की, कि अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव अदर। अब मतलब कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी होगी वो दूसरे को सेव करने के लिए प्रॉमिस करती है, लेकिन किस चीज़ से सेव करने के लिए, फ्रॉम लॉस। मतलब एक पार्टी है इसमें ए, एक पार्टी है बी, तो वो ए पार्टी बी को प्रॉमिस करेगी कि आपको जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं करूंगा, ए ये बोलेगा। ठीक है, अब ये किस किस कारणों से करेगी, कि लॉस कॉज बाय हिम, या फिर वो खुद ए है वो खुद बी का नुकसान कर दे तो, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, मतलब वही बात हुई। ओके, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, मतलब कोई तीसरा आदमी होगा वो उसका नुकसान करेगा बी का तो होगा। और ये जब बात आ गई तो वो इस प्रॉमिस को जो ए बी को करेगा उसके नुकसान की भरपाई के लिए, वो चीज़ होगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अगर इस चीज़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट बना तो वो इंडेमनिफाई करेगा उसको ए। इसका मतलब ये है ए करेगा इंडेमनिफाई ओके, बी हो गया इंडेमनिफाई होल्डर। चलो ये मैं एक बार बाद में बताऊंगा आपको, इसको मैंने पूरा लिखा हुआ है, पीपीटी में दिखाऊंगा आपको मैं ये चीज़। ओके, तो ये हो गई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन। वापस एक बार बता देख लेते हैं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी होगी वो दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करेगी। ठीक है, किस लिए प्रॉमिस करेगी, कि अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो हम आपको इंडेमनिफाई करेंगे। ओके, ये ए पार्टी बी को प्रॉमिस करेगी। अब ये किस किस कारणों से हो सकता है, कि प्रॉमिसर की खुद की वजह से, किसी अदर पार्टी की वजह से, बस। ओके, और इसके बाद में अपन देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ शब्द हैं जो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे भी हुआ था। तो एक बार वो थोड़े क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे कि अब ए हो गया उसका नाम क्या होगा, बी है उसका नाम क्या होगा। एक इंडेमनिफाई होता है, इंडेमनिफाई कौन कर रहा है, इंडेमनिफायर कौन है, इंडेमनिफाई होल्डर कौन है। तो ये काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आती, और मतलब कई जगह इंडेमनिफायर को प्रोमिसर बोल देते हैं कई भी। तो ये चीज़ कंफ्यूजन एक बार पहले ये दूर करते हैं अपन। ओके, तो पहले पीपीटी पे चलते हैं। ओके, तो ये हैं कुछ शब्द, पहले देख लो। इंडेमनिफाई करना मतलब क्या होता है, टू कंपनसेट, मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी को कंपनसेट करेगी। ओके, इंडेमनिफाई होल्डर, इसको अपन बोलते हैं आईडीएचबी, ये होता है प्रोमिसी जो इंडेमनिफाई होल्ड करके रखेगा। इंडेमनिफायर जो होता है प्रोमिसर जो इंडेमनिफाई करेगा। ठीक है, एक और चीज़ बता देता हूँ कि इंडेमनिफायर होगा वो हमेशा इंडेमनिफाई करेगा इंडेमनिफाई होल्डर को, जिसको पैसे की ज़रूरत है, जो कंपनसेट होना चाहता है, वो हो गया इंडेमनिफाई होल्डर। ओके, जो प्रोमिसी है, और इंडेमनिफायर है जो प्रोमिसर है, जो प्रॉमिस करेगा, वो हो गया इंडेमनिफायर।
ठीक है, वो इंडेमनीफायर होगा, वो इंडेमनीफाई करेगा इंडेमनीफाई होल्डर को, और इंडेमनीफाई होल्डर को अपन ये बोलते हैं IDHB। ये थोड़ी शॉर्ट टर्म है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब अगली चीज़ देखते हैं कि जैसे ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अपन ने पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करेगी कि आपको हम इंडेमनीफाई करेंगे, तो आगे आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में, कि वो एक पार्टी अपने बात से मुकर सकती है या नहीं मुकर सकती, ठीक है, वो प्रॉमिस वैलिड कितना होगा, कितने समय तक होगा, वो सब कैसे डिसाइड होगा। ओके, तो पहली बात तो ये है कि पार्टी मुकर सकती है नहीं मुकर सकती, इसका जवाब है सिंपल कि नहीं मुकर सकती। अब क्यों नहीं मुकर सकती, क्योंकि इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, भले वो वर्बली हो कैसे भी हो, कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा अपन बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो इस तरीके से कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के अगर अपना प्रॉमिस तोड़े तो वो चीज़ उसके लिए इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रह जाएगी, मतलब उसके लिए लीगल नहीं रह जाएगी। ओके, अब अगली चीज, सॉरी, अब अपन पढ़ते हैं कुछ एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो हो रहा है, दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इंडेमनिटी के लिए, तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जो फुलफिल होनी ही चाहिए, क्या क्या कंडीशंस हो जो फुलफिल होनी ही चाहिए, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनेगा, नहीं तो वो नहीं बनेगा। ओके, तो इसमें पहली चीज़, पहली अपनी कंडीशन इस पे दे रखी है कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट है। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, कोई बंदा किसी को इंडेमनीफाई करेगा, इंडेमनीफाई करेगा इंडेमनीफाइड होल्डर को, IDH को, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए, ठीक है, जब भी वो लीगली उसको इंडेमनीफाई कर पाएगा। ओके, तो पहली चीज़ ये एसेंशियल पहला है ही ये कि पहले तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो, सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा जब भी तो कोई आगे बात होगी, ठीक है। अब A है, B है, ठीक है, तो A और B में B को अगर लॉस हुआ तो ही तो A उसको इंडेमनीफाई करेगा, सिंपल सी बात है ना, समझ में आ रही है कि अगर B है उसको लॉस हो रहा है, ये अगर लॉस में जा रहा है तो ही तो A उसको इंडेमनीफाई करेगा ना, नहीं तो क्यों करेगा। तो एक पार्टी को लॉस तो होना चाहिए ना, बी को लॉस तो होना जरूरी है ना, नहीं तो ए का यहाँ पे क्या रोल हुआ, फिर कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी ये कंडीशन है। तीसरी, इंडेमनिटीड बाय द प्रॉमिसर। ओके, तो इसका मतलब हो गया, अब इसमें यह बात करी गई है कि इंडेमनिटी बाय द प्रॉमिसर। अब इसमें मतलब जो प्रॉमिसर है, जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको इंडेमनीफाई करूंगा, मतलब ए है जो इंडेमनीफायर है, ठीक है, तो मतलब यही तो प्रॉमिस ही हुआ, सॉरी यही तो प्रॉमिसर हुआ, ये प्रॉमिसर हुआ, ठीक है, और ये हुआ प्रॉमिसी, ठीक है। अब ये मतलब IDH भी यही हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये A है जो, ये प्रॉमिसर भी है, ये इंडेमनीफायर भी है, B है ये प्रॉमिसी है, और IDH मतलब इंडेमनीफाई होल्डर है, इंडेमनिटी होल्डर। ओके, अब ये है जो बात इसमें ये बोली गई है कि जो इंडेमनिटी बाय द प्रॉमिसर, जो प्रॉमिसर है माने जो A हुआ, ठीक है, तो एक B को इंडेमनीफाई करने के लिए प्रॉमिस तो करे, ठीक है, मतलब ये जब प्रॉमिस करेगा उसको तो ये इंडेमनिटी देगा, तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर ये इंडेमनिटी देगा नहीं तो कहीं का कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर बी को कोई लॉस हुआ, ओके, और ए ने उसको बोला कि हाँ आपको मैं जितने 5,000 का लॉस हुआ तो बोला 5,000 की आपको इंडेमनिटी मैं दे दूंगा, ठीक है, तो ये बात का प्रॉमिस तो होना चाहिए, ये बात की इंडेमनिटी होनी तो चाहिए ना। जब इंडेमनिटी होगी तभी तो वो आगे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनेगा। ओके, तो ये हो गई, इसमें सिंपल बस यही बताया गया कि प्रॉमिसर के द्वारा इंडेमनिटी देनी भी होगी। ओके, अब दूसरी, सॉरी, अब लास्ट बात कि एक रीज़न फॉर लॉस होगा। अब रीज़न फॉर लॉस मतलब कि जो अपन ने डेफिनेशन में बात पढ़ी थी, ये उसमें ये वही एसेंशियल है, मेन तो वही है ये बात कि अगर ए पार्टी है, बी है, बी को लॉस हुआ, ठीक है, अब ए ने उसको इंडेमनीफाई करने के लिए प्रॉमिस करा था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इसमें एक अच्छा रीज़न फॉर लॉस तो होना चाहिए ना। बी कुछ भी कह के इंडेमनीफाई हो जाए, कुछ भी कह के इंडेमनीफाई होल्डर बन जाए, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होना चाहिए कि मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसर का
ये रोल होगा कि अगर ए प्रोमिसर है जैसे, तो बी को अगर लॉस हुआ 5,000 रुपये का अपन वापस मान लेते हैं, 500 रुपये का मान लेते हैं, तो ये 500 रुपये का जो नुकसान हुआ है बी को, तो ये नुकसान सिर्फ या फिर सिर्फ जो ए जो प्रोमिसी है जो इंडेमनीफायर है ये सिर्फ इसकी वजह से होना चाहिए, या फिर किसी थर्ड पार्टी यानी मान लो सी, ठीक है, तो या फिर किसी सी थर्ड पार्टी की वजह से होना चाहिए। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पार्टी इन एनी एक्ट इवेंट नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज। ओके, मतलब जो प्रोमिसर ने खुद ने कॉन्ट्रैक्ट करा है, मतलब जो प्रोमिसर से खुद से अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ हुआ है, ठीक है, तो वो इंडेमनीफाई करेगा, और कोई एनी अदर पर्सन, मतलब जो सी का एग्जांपल ये अपन ने बात करी थी, सी की बात जो करी थी अपन ने, अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है बी के लॉस में तो इंडेमनीफाई करेगा, और इसी कंडीशन में इंडेमनीफाई करेगा जिस कंडीशन में जो इवेंट होगा, जो भी मतलब सर्कमस्टेंसेस जैसे भी उस समय होंगे जो बी के लॉस के लिए कारणवश है, जो भी उसके साथ हुआ है, वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। ओके, कंट्रोल में माने जैसे इसका अपन अच्छे से एग्जांपल लेते हैं कि अगर बी को लॉस हुआ, ठीक है, तो बी के लॉस में अपन एक्ट ऑफ गॉड से अगर उसको लॉस हुआ, जैसे अपने OMG मूवी में देखा था, उसमें उस पर कोई भी इंडेमनीफाई करने के लिए उसको नहीं आया था, देखी थी ये चीज़, ठीक है, तो वो खुद का केस लड़ता, आगे वो दूसरी स्टोरी है, लेकिन उसमें ये हुआ था एक्ट ऑफ गॉड आया था जिसमें उसको कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिला था, कुछ भी नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन में इंडेमनीफाई नहीं करता, जैसे इस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ है ही नहीं, तो वो क्यों करेगा उसको इंडेमनीफाई। ओके, तो और दूसरी चीज़ हो गई कि एक जैसे क्या बोलते हैं एक्सीडेंट्स, तो इन चीज़ों में भी नहीं करे करते, और क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि जो इवेंट ऐसे हुए हैं ये क्यों नहीं करते, क्योंकि ये इवेंट ऐसे हैं जो कोई भी पार्टी के कंट्रोल में नहीं है, बात ये है। ठीक है, तो कोई भी गलती हुई प्रोमिसर से खुद से या किसी अदर पार्टी से, सी जो बोल बात करी थी, और वो इवेंट ऐसा होना चाहिए जो किसी पार्टी के कंट्रोल में नहीं हो। ओके ओके, अब एक बढ़िया सा एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें क्या ये सारे एसेंशियल्स वगैरह अपने क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये देखते हैं अपन, जैसे एक पार्टी है ए, ओके, इसने इंडेमनीफाई कर रखा है, प्रॉमिस कर रखा है, ओके, इसने प्रॉमिस कर रखा है बी को कि भाई तेरे को कोई भी लॉस होगा, कुछ भी होगा, तो तेरे को मैं इंडेमनीफाई कर दूंगा। ओके, अब एक तीसरी पार्टी है सी, तो बी ने सी से रुपए ले लिए 10,000, 10 रुपये मान लो, चलो 10 रुपये इसने सी ने उधार ले लिए। ठीक है, अब ये 20 को वापस नहीं दे पा रहा, बी ने सी से उधार लिया तो 20 को वापस नहीं दे पा रहा। ठीक है, तो घाटे में जा रहा है, ये इसको लॉस हो रहा है कि भाई वापस नहीं दे पा रहा, सी ने इसकी जान खा रखी है कि भाई रुपए दे मुझे वापस, ये नहीं दे पा रहा। तो इसमें क्या होगा कि ये बंदा ए है जो बी है, इसने इसको प्रॉमिस करा था इस चीज़ के लिए कि आपको इंडेमनीफाई मैं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेमनीफाई ये करेगा, तो ये कौन हो गया? इंडेमनीफायर। ये मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आएगी, इंडेमनीफायर है ये। ओके, और ये कौन हो गया? बी, ये हो गया IDH, इंडेमनीफाई होल्डर, और ये सी है, ये हो गया थर्ड पार्टी। ओके, अब इसमें क्या हुआ कि इसने इसको प्रॉमिस करा और इसके 10 रुपये जो थे वो इसने, ए ने सी के 10 रुपये थे वो दे दिए, उतार दिए। ठीक है, अब इसमें बेसिक एसेंशियल्स जो अपन ने बात करी थी, ठीक है, तो बेसिक एसेंशियल्स अपन ने जो बात करी थी इसमें, तो उसमें अपन क्या देखेंगे, अब देखो कि ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट था इंडेमनीफाई करने के लिए, क्योंकि ए ने बी को प्रॉमिस करा था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाला जो बेसिक एसेंशियल है ये अपना हो गया पूरा। ठीक है, और अब दूसरी चीज क्या थी कि बी को लॉस हो रहा था। ठीक है, बी को लॉस हुआ, बी को लॉस कैसे हुआ कि वो सी को रुपए नहीं दे पा रहा था।
ठीक है, तो बी को लॉस हो रहा था उस चीज़ में, तो इसमें लॉस टू वन पार्टी आ गया, ये भी कवर हो गया। अब इंडेमनिटी बाय द प्रोमिसर, प्रोमिसर ने जो ए था उसने बी को इंडेमनिटी दी, ओके, तो ये चीज़ भी पूरी हो गई। अब रीज़न फॉर लॉस, रीज़न फॉर लॉस क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पार्टी, मतलब कि अब इसमें या फिर वो जो प्रोमिसर है वो खुद अगर नुकसान करे उसका तो होगा, या फिर कोई थर्ड पार्टी होगी वो होगी, तो इसमें भी थर्ड पार्टी इंक्लूड हो रही है जो सी था, ठीक है। तो ये चारों एसेंशियल इस तरह फिर पूरे हो गए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटीज पूरा सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। इतनी सी चीज़ थी ये। और ये चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि इंडेमनीफायर है जो ए है वो बी को लॉस के अगेंस्ट सेव कर सकता है, ये चीज़ आपने डेफिनेशन में अभी पढ़ी है, ओके। तो ये इसी कारण से सब कुछ ये हो रहा है, और ये सारे के सारे एसेंशियल्स है, ये सब पूरे होने चाहिए, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं वो, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में वो गलत हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो, ओके। ओके, अब देखते हैं सेक्शन 125, पहले बेरियट की लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रखा है, जैसे कि जो इंडेमनिटी होल्डर होता है, ठीक है, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, मतलब जो ए था जो इंडेमनीफाई करने का प्रॉमिस कर रहा था, ठीक है, और जो बी है प्रॉमिसी और सी है अदर पार्टी, ठीक है। अब इस बी के जो इंडेमनीफाई होल्डर है जो IDH है, इसके क्या क्या राइट्स हैं वो दे रखे हैं सब इस सेक्शन में, ओके। अब अपन इसको एक बार पढ़ते हैं कि द प्रोमिसी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर। अभी क्या क्या रिकवर कर पाएगा, पहले इसका पहली लाइन का मतलब समझते हैं। जो प्रोमिसी है जिसको जो इंडेमनीफाई होगा, जो इंडेमनीफाई होल्डर है, इंडेमनिटी होल्डर है, ठीक है, वो कोई भी उसके साथ में अगर उसका कोई भी लॉस हुआ है जो एकदम सही तरीके से लॉस हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडेमनीफाई होल्डर है जिसको तो ऐसे बहाना मिल गया कि अपन को कोई इंडेमनिटी दे रहा है, कोई इंडेमनीफायर अपने पास है, अपन कुछ भी करके अपना लॉस करवाते हैं, उससे रुपए ऐंठते हैं और बात खत्म। नहीं, ये चीज़ नहीं होगी। एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, मतलब जो उसके साथ में रियलिटी में कुछ अगर लॉस हुआ है उसको, जिसके लिए ए ने उसको प्रॉमिस करा है, जो इंडेमनीफायर है उसने इंडेमनिटी होल्डर को IDH को प्रॉमिस करा है, वही चीज़ होगी उसके लिए वो इंडेमनीफाई होगा, ऐसे हर चीज़ के लिए नहीं होगा। और अगर ये चीज़ अगर उसके साथ हो तो उस इंडेमनीफाई होल्डर को क्या क्या राइट्स है, ठीक है। मतलब अगर इंडेमनीफाई होल्डर होता है, इंडेमनिटी जो होल्डर होता है IDH होता है, उसको क्या क्या राइट्स हैं जब अगर उसका लॉस हो जाए और जब वो अगर सूड हो जाए। सूड का मतलब यहाँ पे पहले एक सूड का मतलब भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी बात होगी सेक्शन में उसमें सब में सूट लिखा हुआ होगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे सूट लिखा है, ये सूट, और यहाँ पे कुछ भी सूट, इसमें मतलब ये है जैसे अपन ने बात करी थी, बी ने सी से रुपए लिए थे, ठीक है, 10 रुपये लिए थे, अपन 10 का एग्जांपल है, 10 करोड़ का ले लो बोले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसने रुपए लिए थे, अब बी इसको रुपए नहीं दे पाया, कोई रीज़न से, तो सी इसमें सूट फाइल कर देगा, केस कर देगा, इसको सू कर देगा, ठीक है। अब इस चीज़ में क्या हो जाएगा कि जब सूट फाइल हुआ तो अब इसके बाद में इसके पास में इंडेमनिटी जो होल्डर है इसके पास में क्या क्या राइट्स हैं, ये राइट्स ये देगा अपन को सेक्शन 125, ठीक है। अब एक बार ये पढ़ लेते हैं कि इसमें बात क्या करके रखी है। पहला, ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई अप्लाइज, मतलब कि जितने भी डैमेज होंगे जो जब बी पे सी सूट कर देगा, ठीक है, तो उस समय इस पे जितने भी डैमेजेस होंगे वो इंडेमनीफायर से बी ले सकता है, ये इसका राइट है, पहली चीज, ओके। दूसरी, ऑल कॉस्ट, मतलब जितने भी उसको कॉस्ट लगा, जो भी अगर सी ने जो भी उस पर सूट फाइल करा है, जो भी केस करा है कि भाई ये बी है, ये मेरे इतने इतने पैसे ले बैठ के कि भाई ये बी है, ये मेरे इतने इतने पैसे लेके बैठा है और ये मुझे दे नहीं रहा है, ओके। तो इसमें बी का भी कुछ खर्चा आएगा कि बी भी अगर केस लड़ने जाएगा, केस में कोर्ट कचहरियों के कितने काम हो जाते हैं,
तो उस चीज़ में बी पे जितनी भी कॉस्ट लगेगी, जितने भी उसको खर्चा जितना भी होगा, वो भी इसका राइट है बी का, ठीक है। और तीसरा, ऑल सम्स विच ही मे हैव paid under the terms of any compromise of any such suit if the compromise was not contrary to the order of the promisor and was one which it would have been prudent for the promise to make in the absence of any contract of indemnity or if the promisor authorized him to compromise the suit, ठीक है। अब इसमें ये बात करी गई है कि जितने भी सम्स अगर बी को सी को देने पड़े, जो बी सी को देगा किस कंडीशन में, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करे, समझौते करे कि कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जैसे हो गया या फिर कोई भी चीज़ में वो समझौता करे, कॉम्प्रोमाइज़ करे, उसमें कुछ अमाउंट बी अगर पेड करे सी को, ठीक है, सी को अगर वो पेड करेगा तो वो भी उसके पास में राइट होगा बी के पास में कि वो किससे रिकवर कर सकता है, प्रॉमिसर से। ओके, ये इसके पास राइट होगा। मैं वापस देख लेते हैं इसको कि पहला क्या होगा कि जितने भी डैमेजेस होंगे वो रिकवर कर सकता है वो इंडेमनीफायर से, जितना ऑल कॉस्ट है वो रिकवर कर सकता है। तीसरा, ऑल सम्स है, अगर वो कुछ समझौता करे, कुछ करे तो ये चीज़ें वो रिकवर कर सकता है। और ये सब राइट्स हैं, ये सेक्शन 125 में इंडेमनीफायर होल्डर के लिए, इंडेमनिटी होल्डर के लिए दिया गया है, IDH के राइट्स हैं ये सारे। तो IDH है वो इंडेमनीफायर से कनेक्ट कर सकता है, नहीं तो हाँ कर सकता है। कैसे कर सकता है, इस सेक्शन की हेल्प से, ठीक है। और आगे का अपन देखेंगे गारंटी का, वो अगली वीडियो में देखते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट कमेंट बिलो, मैं कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।